हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवतल तथा उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थितियाँ। आई होप आपको बाकी के लेक्चर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आए तथा दोनों दर्पणों की स्थितियाँ अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जिसका हमारा पहला टॉपिक है अवतल दर्पण में बने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। यानी कि अवतल दर्पण में हम कब वस्तु को कहाँ रखते हैं तो हमें किस प्रकार का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अवतल दर्पण में हमें 6 स्थितियाँ प्राप्त होती है। यानी कि 6 ऐसी स्थितियाँ होती है जहाँ हम वस्तुओं को रखते हैं तो हमें 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर उसका प्रतिबिंब बनता दिखाई देता है। तो चलिए अब हम बारी बारी से इन 6 स्थितियों को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। जिसका हमारा पहला स्थिति है जब वस्तु अवतल दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच होता है। यानी कि जब वस्तु अवतल दर्पण के F और P के बीच स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है। क्या यह वास्तविक होता है, सीधा होता है या उल्टा होता है, वस्तु से बड़ा होता है या वस्तु से छोटा होता है। यह प्रतिबिंब हमें किस प्रकार का दिखाई देता है, इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। देखिए, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है, जब वस्तु ए बी, माना कि कोई वस्तु ए बी है, अवतल दर्पण की फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच रखा हुआ है, तब उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, यानी कि जो वस्तु ए बी है उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, जिसे हम वस्तु के प्रतिबिंब को सूचित कर रहे हैं, दर्पण के पीछे की ओर बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है तथा आवर्धित होता है। आवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा होता है। यानी कि हम जो रखते हैं वस्तु P और F के बीच, उसका प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त होता है उसका आकार वस्तु से बड़ा अर्थात आवर्धित होता है। यह काल्पनिक होता है तथा सीधा होता है और इसका प्रतिबिंब हमें दर्पण के पीछे की ओर बनता दिखाई देता है। चलिए अब हम इसे फिगर में अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, फिगर में भी बताया गया है। देखिए, यहाँ पर ए बी कोई वस्तु है जो ये हो गया P और ये F, इन दोनों के बीच में रखा हुआ है और इससे आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वह दर्पण से टकराकर ये परिवर्तन के नियम का पालन करते हुए परिवर्तित हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो पहला किरण तो ये हो गया जो इसका दर्पण से परिवर्तन हो गया, और ये हो गया दूसरा किरण जो कि हमें वक्ता केंद्र से आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इन दोनों किरणों को जब हम पीछे को और ऐसे डॉट लाइन से मिलाते हैं, जब हम इन दोनों किरणों को पीछे को और मिलाते हैं तो यहाँ पर एक हमें कटान बिंदु दिखाई देता है। इस कटान बिंदु को जब हम मुख्य अक्ष से मिलाते हैं तो हमें वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनता दिखाई देता है। चूँकि प्रतिबिंब हम जानते हैं कि प्रतिबिंब सीधा होता है, इसीलिए जहाँ पर ए है उसी के सीध में यहाँ पर ए डैश है और यहाँ बी है उसी के सीध में बी डैश है। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता तो यह ए ऊपर है तो ए यहाँ पर ए डैश नीचे होता और जहाँ के बी नीचे है वहाँ बी डैश ऊपर की ओर होता। तो आई होप आपको पहली स्थिति अच्छे से समझ में आ गई हो। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और हम दूसरी स्थिति को जानेंगे। देखिए, हमारा दूसरा पॉइंट है जब वस्तु अवतल दर्पण की फोकस पर स्थित होता है। यानी कि जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है अवतल दर्पण के, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है तथा कैसा बनता है। तो आइए अब हम इसे जानते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु अर्थात बिंब, वस्तु को कोई बिंब भी बोलता है, ए बी, माना हम लोग मान लेते हैं कि वस्तु हमारा ए बी है, अवतल दर्पण की फोकस पर रहती है, तब उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत ही आवर्धित अर्थात वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। देखिए, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम कोई वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमें अनंत पर बनता दिखाई देता है। इस प्रतिबिंब की प्रकृति होती है कि यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है
और बहुत ही आवर्धित अर्थात वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है। आइए अब हम इसे फिगर में अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर ये फोकस है, ये हो गया फोकस हमारा, और इस पर ए बी कोई वस्तु रखा हुआ है। इससे आने वाली किरणें परिवर्तन होकर ये वहाँ पर लौट जाती है, और हमारा दूसरा किरण जो कि वक्ता केंद्र से होकर आता है, ये भी उसी रेखा में चला जाता है। जब इन किरणों को आगे बढ़ाया जाता है तो यह अनंत पर इन्फिनिटी पर जाकर मिलता है, जहाँ हमें वस्तु ए बी का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्थिति की ओर, यानी कि तीसरे स्थिति की ओर। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होता है, यानी कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस पर स्थित होता है, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें कहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर होगा, जब वस्तु ए बी, माने ए बी कोई वस्तु है, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी, मैंने आपको बताया था वक्रता केंद्र को सी तथा फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। अगर आपको यह नहीं मालूम है तो आप हमारे पहले के वीडियो को देख सकते हैं। यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित रहती है, तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, अर्थात वक्रता केंद्र के परे बनता है, यानी कि वक्रता केंद्र के बाहर बनता है। यहाँ पे पूरे नहीं होगा, परे होगा, यानी कि वस्तु वक्रता केंद्र के परे अर्थात वक्रता केंद्र के बाहर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। बहुत बड़ा तो जब अनंत फोकस पर वस्तु होता है तब बनता है, अनंत पर उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। इसमें वस्तु से बड़ा ही बनता है केवल। तो चलिए अब हम इसे फिगर में देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसा कि फिगर में भी दिखाया गया है कि देखिए ए बी कोई वस्तु है, ये देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के यहाँ पर बीच में रखा हुआ है, और इससे आने वाली ये किरण परिवर्तन होकर यहाँ पर फोकस से होकर गुजर जाती है, और दूसरी किरण जो कि वक्रता केंद्र से आती है, ये देखिए यहाँ पर इन दोनों का एक कटान बिंदु होता है। ये दोनों एक जगह पर आकर मिलती है, और जहाँ पर ये मिलती है वहीं पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनता दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर ए डैश बी डैश जो है ना, ये वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। देखिए यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि वस्तु छोटा है और उसका प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, और वास्तविक होता है अर्थात इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और देखिए वस्तु उल्टा बनता है, और मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु उल्टा बनता है तो जो उसका ऊपर का भाग होता है वो नीचे चला जाता है, और उसका नीचे का भाग ऊपर की ओर चला जाता है। देखिए यहाँ पर ए यहाँ पर ऊपर है, और यहाँ पर देखिए ए डैश यहाँ नीचे है, और यहाँ पर बी नीचे है, तो इसका बी डैश ऊपर हो गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्थिति की ओर। इसका चौथा नंबर में है, जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, यानी कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है तथा कैसा बनता है। देखिए अब इसे अच्छे से देखते हैं। देखिए जब कोई वस्तु ए बी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर रहती है, तब उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी कि जहाँ पर वस्तु रहती है वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है अर्थात इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है तथा इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर भी होता है। चलिए अब हम इसे फिगर में देखते हैं। देखिए फिगर में देखिए ए बी यहाँ पर कोई एक देखिए वस्तु है, जिससे आने वाली किरणें ये देखिए दर्पण से परिवर्तन के बाद यहाँ से होकर चली जाती है, परिवर्तन के नियम का पालन करते हुए। और एक दूसरी किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है
तथा दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मुख्य अक्ष से आने वाली किरणें तथा फोकस से आने वाली किरणें, ध्रुव की दिशा में आने वाली किरणें, ये सब जब दर्पण पर आपतित होती है तो किस दिशा में परावर्तित होती है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए, जब ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलती है, इनका जहाँ पर हमें ये कटान बिंदु दिखाई देता है, वहीं पर AB का प्रतिबिंब A' B' बनता है। देखिए, ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है और देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये प्रतिबिंब उल्टा है और इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर ही होता है, ना कि इससे छोटा होता है ना इससे बड़ा होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका हमारा क्वेश्चन है, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण की वक्ता केंद्र के बीच स्थित होता है, यानी कि जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण की वक्ता केंद्र अर्थात वक्ता केंद्र से पर है, यानी कि उसके बाहर स्थित होता है। वक्ता केंद्र के बाहर कहीं भी रख देंगे तो वो अनंत के बीच में ही आएगा। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है तथा कैसा बनता है। देखिए, जब कोई वस्तु AB हो गया अनंत और अवतल दर्पण की वक्ता केंद्र के बीच अर्थात वक्ता केंद्र से पर यानी कि वक्ता केंद्र के बाहर रहता है, तब उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है, यानी कि इस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होता है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। उल्टा होता है यानी कि वह वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। चलिए अब हम चलते हैं बाय फिगर। देखिए, चित्र में भी दिखाया गया है कि यहाँ पर AB कोई वस्तु है जो कि वक्ता केंद्र, ये हो गया हमारा वक्ता केंद्र और ये हो गया अनंत यानी कि वक्ता केंद्र से परे यानी इधर कहीं भी स्थित है। जब इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें देखिए दर्पण से परावर्तित होती है, ये इससे चलने में प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर मुख्य फोकस से चली जाती है और एक दूसरी किरण जो कि वक्ता केंद्र से आती है और तथा उसका परिवर्तन भी वक्ता केंद्र पर ही होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वक्ता केंद्र दर्पण पर लंब होता है और लंबवत आने वाली किरणों का परिवर्तन उसी दिशा में वापस हो जाता है। और देखिए यहाँ पर ये एक हमें कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है और इन कटान बिंदु पर ही AB का प्रतिबिंब बनता है जो कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है। देखिए ये यहाँ पे उल्टा है और वस्तु के आकार से छोटा होता है, यानी इसका आकार वस्तु के आकार के छोटा होता है। तो ये थी हमारी अवतल दर्पण की 5वीं स्थिति। अब हम जाते हैं अवतल दर्पण की 6ठी स्थिति पर, जो कि इसकी अंतिम स्थिति है। जैसा कि मैंने आपको बताया अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ होती हैं। देखिए अवतल दर्पण की वैसे तो 7 भी स्थितियाँ होती है, जैसे कि एक ध्रुव पर भी होता है लेकिन उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है, वस्तु के आकार के बराबर ही होता है, तो उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसे 6 स्थितियों के ही महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है। ऐसे आप 7वीं स्थिति को भी देख सकते हैं। देखिए मान जाइए कि ये कोई हमारा देखिए मान जाइए कि ये हमारा कोई अवतल दर्पण हो गया, ये इसे बाहर से गलई कर देंगे, अवतल दर्पण हो गया और ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर ये हमारा बिंदु P हो गया और देखिए जब P पर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब P पर ही बनता है तथा वस्तु के साइज का ही बनता है। ऐसे मैंने आपको समझने के लिए बता दिया। ऐसे हमें सभी जगह 6 स्थितियाँ देखने को ही मिलती हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक था जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है, अर्थात जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है तथा उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, अर्थात वो किस प्रकार का प्रतिबिंब उसका बनता है। देखिए जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उससे आती समांतर किरणें दर्पण से परिवर्तित होकर फोकस तल पर एक बिंदु पर मिलती है, अर्थात उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कोई किरण दूर से आती है तो वह समांतर हो जाती है और जब यह समांतर किरणें दर्पण से टकराती है
तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम फोकस कहते हैं। यानी कि इसमें हो गया कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उससे आती समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है, अर्थात वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। यानी कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है तथा वस्तु के आकार से बहुत छोटा होता है। देखिए फिगर में भी अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पर मान जाइए कि यहाँ पर कोई एक वस्तु स्थित है जो कि अनंत पर स्थित है। मान जाइए कि यहाँ पे अनंत पर सूर्य स्थित है। ये सूर्य हो गया और इससे आने वाली ये सभी समांतर किरणें हैं। ये सभी से आने वाली समांतर किरणें हैं। देखिए जब इनका परिवर्तन दर्पण पर होता है तो ये देखिए ये हो गया मुख्य अक्ष। तो यह मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर आकर मिलती है जिसे हम फोकस कहते हैं। इसके बारे में चर्चा मैंने पिछली वीडियो में किया होगा, आप हमारे चैनल में जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं। फोकस पर मिलती है और इसका प्रतिबिंब भी फोकस पर ही बनता है। देखिए यह प्रतिबिंब उल्टा होता है और वास्तविक होता है, अर्थात इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तथा यह बहुत ही छोटा होता है। देखिए इतना छोटा होता है कि हमें यह ना के बराबर दिखाई देता है, लेकिन यह प्रतिबिंब बनता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यह बहुत छोटा होने के कारण हमें दिखाई नहीं पड़ता है। आई होप आपको मेरे समझाए हुए सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे पुनः समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी ताकि आप अच्छे से समझें और पढ़ें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि उत्तल दर्पण की ओर। देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना, यानी कि उत्तल दर्पण में जब हम किसी वस्तु को मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर, जैसे ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वहाँ पर रखते हैं तो उससे हमें कैसी प्रतिबिंब बनती हुई दिखाई पड़ती है तथा उसकी प्रकृति कैसी होती है। देखिए ऐसे तो उत्तल दर्पण में मुख्य रूप से 2 ही स्थितियाँ होती है और तथा अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ होती है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि अवतल दर्पण में एक ध्रुव पर भी बनता है, जिसकी चर्चा हमें अक्सर नहीं देखने को मिलती है। सॉरी बैटरी लो हो गया है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि अवतल दर्पण में मुख्य रूप से 6 स्थितियाँ होती है। एक ध्रुव पर भी होता है जो हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है या ना के बराबर होता है। उत्तल दर्पण में वैसे ही मुख्य रूप से 2 स्थितियाँ होती है। यहाँ पे मैंने एक तीसरी स्थिति ध्रुव पर रखी वस्तु की स्थिति की भी चर्चा की है ताकि आप इसे अच्छे से समझ लें। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे उत्तल दर्पण में मुख्यतः कितनी स्थितियाँ होती है तो उसका आंसर 2 होगा, न कि 3 होगा। मुख्य रूप से 3 स्थितियाँ होती है। ये जो वस्तु ध्रुव पर स्थित होता है वो हमें अक्सर देखने को नहीं मिलता है। ऐसे मैंने आपको अधिक जानकारी के लिए एक स्थिति को डाल दिया था ताकि आप इसे उत्तल या अवतल दर्पण में अच्छे से समझ लें। ऐसे उत्तल दर्पण में मुख्यतः 2 स्थितियाँ होती है। एक स्थिति होता है जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच स्थित होता है, और तथा दूसरा स्थिति होता है जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है। नेक्स्ट दोनों इम्पोर्टेंट स्थितियों की चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम इसे जान लेते हैं कि जब कोई वस्तु ध्रुव पर स्थित होता है। देखिए जब कोई वस्तु ध्रुव पर स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब a' ध्रुव पर ही बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में भी मैंने आपको समझाया था कि जब वस्तु ध्रुव पर होता है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है तथा वस्तु के बराबर होता है, इसलिए इसकी चर्चा हमें अधिक रूप से देखने को नहीं भी मिलती है, क्योंकि जहाँ पर वस्तु है वहीं पर बनता है, उसी का आकार का बनता है,
तो हमें प्रतिबिंब को अच्छे से समझने में थोड़ी परेशानी होती है, जिस कारण इसकी चर्चा अधिक नहीं की जाती है। इसलिए हमें उत्तल दर्पण में मुख्य रूप से 2 स्थितियाँ ही देखने को मिलती है। फिर भी मैं आपको फिगर के अनुसार समझा देती हूँ। देखिए, मान जाए कि ये कोई उत्तल दर्पण हो गया हमारा, और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। ये पॉइंट हो गया इसका P ध्रुव, और यहाँ पर एक वस्तु रखी है। मान जाए कि वस्तु ये AB है, ये A और ये B। जब हम इस दर्पण से परावर्तित होता है तो इसका प्रतिबिंब इसी पर बनता है, यानी कि A' भी ये इसी बिंदु पर बनता है। आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्थिति को, यानी कि जो दोनों स्थितियों में से है उसकी पहली स्थिति पर। देखिए, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो, ये दोनों स्थितियों का पहला स्थिति होता है। देखिए, जब कोई वस्तु AB ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब A' दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। यानी कि जब हम वस्तु AB को हम उत्तल दर्पण में ध्रुव तथा अनंत के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब A' ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है। आभासी यानी जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सीधा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है, यानी इसका आकार वस्तु के आकार के छोटा आता है। अब हम चलिए फिगर में इसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान जाइए, देखिए यहाँ पर AB कोई वस्तु है जिससे आने वाली किरण दर्पण से यहाँ पर परिवर्तित होकर परिवर्तन के नियम के अनुसार यहाँ पर लौट जाती है, तथा दूसरा कोई किरण है जो वक्ता केंद्र की दिशा में आती है। जब हम इन दोनों किरणों को पीछे की ओर मिलाते हैं तो हमें यहाँ पर एक कटान बिंदु दिखाई देता है, और यही कटान बिंदु पर वस्तु AB का प्रतिबिंब A' बनता है। देखिए, यह जैसा कि मैंने आपको बताया, यह आभासी होता है अर्थात सीधा होता है। देखिए, ये यहाँ पे सीधा है तथा वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। देखिए, यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि वस्तु का आकार AB बड़ा है तथा प्रतिबिंब A' का आकार उसकी अपेक्षा छोटा है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर, यानी कि उत्तल दर्पण के दूसरे इम्पोर्टेंट स्थिति की ओर। देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है तथा उसकी प्रकृति कैसी होती है। आइए अब हम इसे अच्छे से जानते हैं। देखिए, जब वस्तु AB अनंत पर स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब A' फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है तथा वस्तु से बहुत ही छोटा होता है, अर्थात इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह सीधा होता है तथा इसका आकार वस्तु के आकार से बहुत ही छोटा होता है। देखिए, अब हम इसे फिगर में देखते हैं। देखिए, जैसा कि चित्र में बताया गया है कि मान जाइए यहाँ पर कोई एक वस्तु है, जैसे कि सूर्य को ही हम ले लेते हैं, जो कि अनंत पर स्थित है, अर्थात काफ़ी दूरी पर स्थित है। उससे आने वाली किरणें समांतर किरणें हैं। जब दर्पण पर आपतित होती है, उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, तब वह परिवर्तित होकर लौट जाती है। जैसा कि मैंने आपको उत्तल दर्पण के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि यह परिवर्तित हो जाती है, और जब हम इसे पीछे की ओर मिलाते हैं तो यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस करते हैं, और वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह आभासी होता है, अर्थात इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह सीधा होता है तथा वस्तु से बहुत ही छोटा होता है, अर्थात इसका प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है। आई होप आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की सभी स्थितियाँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा यह क्लास? आई होप आप सभी को सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
तो इस चैनल को जल्द से लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक आवश्यक सूचना, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, आप सभी उस लिंक को टच करके हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ।